everyone, once again very warm welcome and welcome back to my channel Blossom of Fiction। आवाज़ से पता चल रहा होगा मुझे कोल्ड हो चुका है, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन। अनलकीली सब एक साथ आ चुका है, फिर भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अनप्रिडिक्टेबल कनेक्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वुशन उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो उस जंगल से बाहर निकल ही रहा था कि उसने कुछ सोचा। वो उस जंगल के बिल्कुल एंड कॉर्नर पे था। फिर उसने कुछ सोचा। उसने सोचा कि अगर वो इसी तरीके से उन लोगों के, इन लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड वालों के बीच में चला गया तो कोई भी समझ सकता है कि वुशन एक मैंटिकोर है और वुशन कितनी डार्क पावर कैरी करता है और वुशन कितना ज़्यादा पावरफुल है। और विंग ने मरते हुए कहा था कि यहाँ अल्फाज को कल्टीवेशन सीखने नहीं दिया जाता। और विंग कितना ज़्यादा वीक लग रहा था, इस बात से वुशन को समझ आ चुका है कि अगर वुशन अपनी इसी मैंटिकोर फॉर्म के साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर के साथ गया तो ऑफ कोर्स वो आराम से पकड़ा जाएगा। भले से वुशन की अपर पावर हाफ हो चुकी है, लेकिन वो हाफ पावर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो वुशन ने कुछ सोचा एंड अपने अंदर ही अपने उस मैंटिकोर को लॉक कर दिया, अपने उस अल्फा को लॉक कर दिया, अपनी पावर्स को सील कर दिया ताकि कोई भी ये समझ ना पाए कि वुशन कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वुशन की वो फिज़िकल स्ट्रेंथ उसके पास अभी भी है, यानी उसकी वो तलवारबाजी। वो चाहे तो किसी को भी अपनी उस सुई से सेकंड्स में ख़त्म कर सकता है। उसे इतना भी वक्त नहीं लगेगा और वो जानता है ये बात कि अगर वो चाहे तो इन लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड वालों को अपनी सिर्फ सुई की मदद से ही ख़त्म कर सकता है। उसे अपनी पावर्स यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वुशन ने फिर ये सोचा कि जैसे वो वहाँ का किंग है, ये पैरेलल है, दुनिया सेम होगी, तरीके अलग होंगे, तो मतलब यहाँ का भी तो किंग होगा ना, और यहाँ का किंग तो पावरफुल होगा। इसके लिए वुशन को मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने उन पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और जिन पावर से उसने अपने हॉर्स उस रॉर को पेंडेंट में चेंज किया है, इतनी स्पिरिचुअल पावर उसकी जा चुकी है, तो उसे वो सब भी वापस से मेडिटेशन कर हासिल करना होगा। उसके लिए वुशन को टाइम चाहिए और उसे इस फीन के बारे में भी जानना है। इसके अलावा जब तक यहाँ पर है उन सारे लोगों, लैंड कल्टीवेशन वाले लोगों को चुन कर एक एक कर मारेगा। वो ये सोचता हुआ वुशन अपने उस अल्फा मैंटिकोर को लॉक करने के बाद फ़ौरन से उस जंगल से बाहर आता है। वो जैसे ही उस जंगल से बाहर आता है, उसकी नज़र उस बहुत बड़े से क्लैन पर जाती है, बहुत बड़े से क्लैन। और उसके ऊपर, उसके मेन डोर के ऊपर ही बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, मेन लैंड क्लैन। वुशन ने हल्के से पढ़ा, मेन लैंड क्लैन। वो पढ़ता हुआ वो अंदर जा चुका था। उस बोर्ड से समझ में आ रहा था कि ये एरिया लैंड क्लैन का है, यानी मेन एरिया है ये, और वुशन को बहुत संभल कर जाना होगा। पहला तो वो किसी और की आइडेंटिटी लेकर आ रहा है, दूसरा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, और तीसरा उस शख्स की हालत, यानी उस शख्स के दुश्मन भी यहाँ पर होंगे। तो वुशन को सब कुछ संभल कर करना होगा। वुशन अपने कदम बढ़ाता हुआ हर तरफ देखते हुए जा रहा था। उसने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर बाहर ज़्यादातर उसे ओमेगास दिख रहे हैं, और ओमेगास उनके पास बॉडी भी है। हाँ, ओमेगास वीक नहीं लग रहा है। वुशन की वो ईगल जैसी आइज़ हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। उसे एक बात समझ आ चुकी थी कि जैसा उसके कल्टीवेशन वर्ल्ड में होता है, वहाँ अल्फाज को सुपीरियर समझा जाता है, तो यहाँ पर ओमेगास को सुपीरियर समझा जाता है। और ये सब करता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र गई, एक बूढ़ी लेडी थी, हाँ लगभग 54-55 ईयर्स की होंगी। उनके सर पर कुछ वेजिटेबल्स की कोई बास्केट या टोकरी सी रखी हुई है। वुशन को इग्नोर करके आगे जाता ही तभी उसने देखा
उसने देखा कि कुछ दूसरे ओमेगा से उनकी टक्कर हो गई है। वुशन ने जैसे ही देखा, उसने देखा वो लेडी गिर गई नीचे। वुशन फ़ौरन से उनके पास पहुंचा तो उसने उन लेडी को उठाया और फिर उन ओमेगास की तरफ एक ग्लेयर किया, लेकिन वो ओमेगास बगैर उस पूरी बूढ़ी लेडी की तरफ देखे वहाँ से जा चुके थे। वुशन अगर अभी अपने वे क्लैन में होता, अपने उस वे कल्टिवेशन वर्ल्ड में होता, तो फिर इन ओमेगास को बताता कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। लेकिन अभी वुशन को हर चीज़ संभल कर करनी होगी। उसने अपनी शार्प आई से उन लोग की तरफ देखा और फिर वापस उन बूढ़ी लेडी की तरफ देखा। उसने बहुत धीरे से अपने एक हाथ से उन्हें उठाया। वैसे वुशन किसी को इतना टच नहीं करता, इस वजह से उसने उठाती ही वो दूर हट गया। और वहीं वो बूढ़ी लेडी जैसे ही उसने वुशन को देखा, वो वुशन के पास आ गई। उसने वुशन का एक हाथ पकड़ लिया। वुशन बिल्कुल शॉक हो चुका था क्योंकि वुशन को टचिंग इतनी पसंद नहीं है। और वहीं वो बूढ़ी लेडी जो कि बोलने लगे, वी तुम कहाँ चले गए थे? हाँ हाँ बच्चा, मैं तुम्हें कितना कितना ढूंढ रही थी। तुम कॉन्क्यूबाइन महल से कब से गायब हो? हाँ तुम क्यों गए? हाँ किंग को पता चल जाएगा तो पता है तुम्हें क्या होगा। ये बोलती हुई वो लेडी बहुत ज़्यादा कंसर्न से वुशन की आंखों में देख रही थी और वुशन का हाथ उन्होंने ग्रैब किया हुआ था। वुशन 2 कदम पीछे हो गया। वहीं वो लेडी जो वुशन की तरफ देख रही थी, उसने कहा, वीन क्या हुआ है? हाँ हाँ चलो जाओ कॉन्क्यूबाइन महल में जाओ। वो बहुत डर रही थी। वुशन सिर्फ और सिर्फ उस लेडी की तरफ देख रहा था जिनसे वो अभी 2 कदम पीछे हुआ है। उसने धीरे से कहा, कॉन्क्यूबाइन महल में। और वहीं वो लेडी जिन्होंने वुशन की जब वॉइस सुनी तो वो चुप हो गई, कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और उन्होंने कहा, वीन तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? हाँ तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, क्योंकि विंग और वुशन की वॉइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वही विंग की वॉइस ऐसी नहीं थी जितनी वुशन की वॉइस डीप थी। वुशन की वॉइस बहुत ज़्यादा डीप थी क्योंकि विंग की वॉइस इतनी डीप नहीं थी, क्योंकि विंग बहुत बोलने वाला पर्सन था, बहुत ज़्यादा। और वहीं वुशन जो कम बोलता था, बहुत कम, ज़रूरत के वक्त में उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था। और बोलते हैं ना, वोकल्स का भी डिफरेंस आ जाता है। तो वहीं जैसे ही वुशन ने सुना उसे याद आया, हाँ उस विंग की तो आवाज़ वैसी नहीं थी जैसे वुशन की है। तो उसने वापस से उस लेडी की तरफ देखा और बोला, बस उसने इतना ही कहा। उस लेडी बोला, वुशन जो भी हो, लेकिन बेटा तुम अजीब क्यों लग रहे हो? अजीब बिहेव कर रहे हो। जैसा ही वुशन ने सुना उसने कुछ नहीं कहा और उसने कहा, फिर से आपने क्या कहा? कॉन्क्यूबाइन महल में। इस बात पर वो जो लेडी थी उन्होंने कहा, हाँ वुशन जाओ, मैं नहीं चाहती तुम्हारे हाथ को फिर से कुछ हो, प्लीज़ वुशन जाओ, प्लीज़ जाओ। ये बोलती हुई वो लेडी वुशन की तरफ बहुत कंसर्न से देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वुशन को एक और बात विंग की याद आई, मेरी ग्रैंड माँ का ख्याल रखना। और वुशन ने पूछा, या पूछने वाले अंदाज में ही कहा, ग्रैंड माँ? इस बात पर उस लेडी ने कहा, वुशन अभी बात करने का टाइम नहीं है, प्लीज़ आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, तुम जाओ बच्चा, तुम जाओ, प्लीज़ जाओ। ये बोलती हुई वो रोने लग गई थी। और वहीं वुशन जिसे किसी को टच करना तो पसंद नहीं, लेकिन वो अपने कदमों को बढ़ाता हुआ उस लेडी की तरफ गया एंड देन उसने उनकी आई से उन टेयर्स को वाइप कर दिया, साफ़ कर दिया उन आंसुओं को। और फिर उसने अपनी उसकी शायद ग्रैंड माँ, अब वो विंग के आइडेंटिटी लेकर है तो वो उसकी ग्रैंड माँ हुई। तो उसने अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखा और कहा, जा रहा हूँ। ये बोलता हुआ वो सोच रहा था कि उसे डायरेक्शन तो पता चले कि वो कहाँ जाए, कहाँ है वो कॉन्क्यूबाइन महल जहाँ पर ये विंग रहता था। वुशन ने इतना सोचा ही था कि उसके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करी कि क्या मतलब कॉन्क्यूबाइन महल। वुशन ने अपनी आंखें बड़ी करती हुई अपनी उस ग्रैंड माँ की तरफ देखा तो उस ग्रैंड माँ ने कहा, वुशन, हाँ वुशन बच्चा। ये बोलते हुए वो ग्रैंड माँ बहुत कॉन्सर्न से वुशन की तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी हेयर पिन कहाँ है? हेयर पिन। ऐसा ही वुशन ने सुना, उसने सोचा, हेयर पिन? कैसी हेयर पिन? वुशन सिर्फ यही सोच रहा था। फिर से याद है, हाँ उस वुशन के कुछ क्लोथ्स और कुछ ज्वेलरीज वगैरह थी। फिर वुशन ने अपने उस लॉन्ग कोट की तरफ देखा और फिर उसने अपने उस लॉन्ग कोट से कुछ सामानों को बाहर निकाला। उसमें कुछ लेटर्स थे और
कुछ कॉइन्स थे और इसके अलावा उसमें हाँ एक हेयर पिन थी। भूषण ने जैसे ही ये देखा उसने उस हेयर पिन को निकाला और उसे अपनी ग्रैंडमा को दिखाया और उसकी ग्रैंडमा ने एक सुकून का सांस लेकर बोला, हाँ भूषण, मुझे लगा तुमने इसे गुम कर दिया है। ये बोलते हुए वो भूषण की तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा, आप चाहो भी भूषण। और फिर भूषण ने अपने उस लॉन्ग कोट की तरफ देखा जो वाकई में बहुत गंदा हो चुका था। भूषण का ये लॉन्ग कोट उसकी वो रॉयल्टी दिखाता है। जब भी भूषण ये लॉन्ग कोट पहनता है वो ग्लैम रख सकता है, लेकिन ये लॉन्ग कोट उस विंग के उस ब्लड की वजह से और जंगल में उस पेड़ पत्तियों की वजह से, जंगल में गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से शायद इतना कुछ खास नहीं लग रहा, वरना ये लॉन्ग कोट लिटरली में बहुत ग्लैमरस है। भूषण सोच ही रहा था कि उसे वापस अपने उस ग्रैंडमा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, विंग, मैंने क्या कहा, जाओ। तुम फिर से पनिशमेंट चाहते हो? जैसे ही भूषण ने सुना उसने अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखा। अरे कोई बताए तो उसे जाना किस डायरेक्शन में है। तभी वहाँ पर से कोई दो गार्ड्स नज़र आए जो कि फ़ौरन से भूषण के पास आए। वो भूषण के पास आए और उन्होंने कहा, कॉन्क्यूपाइन विंग, आप क्या कर रहे हैं? आप कब से कैसल से कितना दूर हैं? आपको क्या डर नहीं है पनिशमेंट का? ये बोलते हुए वो दोनों बीटा सोल्जर्स विंग की तरफ देख रहे थे। आपको कब से लैंसचैन ढूंढवाए जा रहे हैं? प्रिंस लैंसचैन कितना परेशान हो चुके हैं, आपको नहीं पता क्या? जैसे ही भूषण ये सुनता है वो उन दोनों सर्वेंट्स की तरफ देखता है, सोल्जर्स की तरफ देखता है और अपनी उसी डीप वॉइस में बोलता है, भूषण, विंग नहीं, भूषण। क्योंकि भूषण कभी भी किसी को अपना बर्थ नेम लेने की इजाज़त नहीं देता। विंग, हाँ, विंग उसे बहुत कम लोग बोला करते हैं, बहुत कम। उसकी मदर भी बहुत कम बोला करती है और विंग ने कभी इतनी इजाज़त किसी को भी नहीं दी कि कोई उसका बर्थ नेम यूज़ कर सके। तो उन बीटा सोल्जर्स ने एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक विंग को देखा और फिर कहा, हाँ भूषण, वॉट एवर, जो भी, तुम्हें चलना होगा हमारे साथ। ये बोलते हुए वो लोग भूषण की तरफ देख रहे थे। उन्हें भी भूषण का ये एटीट्यूड समझ नहीं आया, ना पसंद आया, क्योंकि वो लोग भी विंग को जानते हैं कि विंग तो इस तरीके का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात इसके एटीट्यूड दिखाने की, एक तो ये अल्फ़ा होकर उन्हें एटीट्यूड दिखा रहा है, इस बात पर उनको बहुत गुस्सा आया। लेकिन उन्होंने ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए विंग को अपने साथ चलने को बोला और भूषण उनके पीछे पीछे उनके साथ चलने लग गया। वो लोग आगे चल रहे थे और भूषण किसी किंग की तरह उनके पीछे चल रहा था। और फिर भूषण कुछ टाइम के बाद उस कॉन्क्यूपाइन महल में, हाँ, वहाँ पर बाहर की तरफ आकर खड़ा हुआ था। भूषण ने देखा ये कैसल ठीक है, लेकिन ऐसा कैसल नहीं है जहाँ पर भूषण रहा करता था, बिल्कुल भी। यह कैसल उस तरीके का नहीं है, हाँ, लेकिन अच्छा खासा बड़ा है। ये सोचता हुआ भूषण अपने कदमों को उस कैसल के अंदर बढ़ा लेता है। विंग अंदर आता है तो वो देखता है ये बहुत ज़्यादा शान और शौकत वाला, हाँ, विंग के कैसल की तरह ही इसमें लग्जरियस चीज़ें हैं, लेकिन इतनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर। ये सोचता हुआ विंग कदम बढ़ा था और फिर वो सोल्जर्स विंग को उस कैसल के अंदर छोड़ने के बाद प्रिंस लैंसचैन के सामने खड़ा कर जा चुके थे। हाँ, इस पूरे कॉन्क्यूपाइन महल को कोई कॉन्क्यूपाइन नहीं बल्कि खुद प्रिंस लैंसचैन संभाला करते हैं। एंड जैसे ही लैंसचैन ने भूषण को देखा, वो भूषण के पास आए। उन्होंने भूषण के पास आने के बाद कहा, आपको नहीं पता यहाँ पर कॉन्क्यूपाइंस का इतना बाहर निकलना मना है, और आप अपने साथ कुछ गार्ड्स या सोल्जर्स को भी लेकर नहीं गए। लगभग 2 दिन हो चुके हैं, आप क्या कर रहे थे और कहाँ पर थे? जैसे ही भूषण ये सुनता है तो वो पहले तो लैंसचैन को ग्लेयर करता है। हाँ, वो लैंसचैन को जानता है। हाँ, उनके कल्टिवेशन वर्ल्ड में वे लैंसचैन थे। वे लैंसचैन जो कि उसके एक मिनिस्टर्स में से एक का बेटा था। हाँ, याद आया, उसको फ़ौरन से याद आया कि लैन शॉन, हाँ, लैन क्लैन के सेक्ट लीडर का बेटा जिसका नाम था लैंसचैन, उनका वो इकलौता बेटा। एक्चुअली वे लैन क्लैन में लान वांग जी के बर्थ होने से पहले ही लान वांग जी की मदर की डेथ हो चुकी थी। इस वजह से लैंसचैन लैन शॉन के यानी लैन सेक्ट लीडर के इकलौते बेटे थे, यानी फ्यूचर सेक्ट लीडर थे और मिनिस्टर थे। तो यही सोचता हुआ फ़ौरन से भूषण लैंसचैन की तरफ देखता है और उसे खुद पर लैंसचैन का आवाज़ तेज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं।
वो तो बस सोच रहा था कि अभी बस उसे मौका मिले वो अपनी सुई बयान से इस सामने खड़े पर्सन का गला काट दे। लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया कि अभी वो बिल्कुल भी अपने वर्ल्ड में नहीं है, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद वुशन कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं। और लैंथचेन ये देखकर थोड़े हैरान थे, क्योंकि कभी भी लैंथचेन अगर थोड़ा सा भी वो विंग पर अपनी आवाज़ को, अपनी वॉइस को रेज कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, तो विंग रोने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन ये वुशन बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस और बिल्कुल कोल्ड आइज के साथ लैंथचेन की तरफ देख रहा है। लैंथचेन कभी विंग पर चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग जो है वो बहुत सेंसिटिव पर्सन है। लेकिन आज लैंथचेन विंग के लिए बहुत घबरा चुके थे। वो जानते हैं कि विंग कितना इनोसेंट है, और अगर किसी ने विंग के साथ कुछ कर दिया तो ये सोचते हुए लैंथचेन बहुत ज़्यादा कंसर्न फील कर रहे थे विंग के लिए। इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा चिल्ला दिया विंग पर। लेकिन वो जानते हैं कि अगर यहाँ पर विंग होता तो वो रो जाता, उसकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो चुके होते, वो डर रहा होता, वो माफ़ी मांग रहा होता। लेकिन ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। ये सोचते हुए लैंथचेन हैरान तो थे, लेकिन आगे जो हुआ लैंथचेन उससे और ज़्यादा हैरान हो चुके थे। वुशन ने लैंथचेन की तरफ देखा और अपनी उस डीप वॉइस में कहा, मेरा क्वार्टर कहाँ है। लैंथचेन बिल्कुल चुप हो चुके थे और वो अपनी शॉकिंग आई से सिर्फ और सिर्फ विंग की तरफ देख रहे थे। और उन्होंने कहा, विंग, मेरी बातों का जवाब दो। और फिर इस बात पर वुशन ने उनकी तरफ देखा और बोला, वुशन, मेरा नाम वुशन है और मेरा क्वार्टर कहाँ है। लैंथचेन भी पका चुके थे विंग का इतना कोल्ड ऑरा देखकर और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर। और हाँ, लैंथचेन को फेस तो सेम लग रहा था, फेस सेम था, हर चीज़ सेम थी, लेकिन अलग था ऑरा और आवाज़ और बॉडी। हाँ, क्योंकि ये वाला विंग बहुत मस्कुलर है, उसके उन हांगफो के अंदर भी पता चल रहा है। हाँ, लेकिन उसके क्लोथ्स हमेशा की तरह बहुत डर्टी है। लैंथचेन को इस वुशन के अंदर अपने उस किंग की, अपने उस भाई, अपने उस ब्रदर की याद आ रही थी। जब वो इसकी उस डीप और कोल्ड वॉइस को सुन रहा था, उसे अपने किंग द एम्परर लान वांगजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लान वांगजी, उसका और अभी तो ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी लैंथचेन फ़ौरन से बोलते, वहाँ, यहाँ से जाओ और थर्ड क्वार्टर तुम्हारा है। ये बोलते हुए लैंथचेन विंग को क्रॉस करके निकल चुके थे। वही वुशन, जिसने इधर देखा ना उधर, लेकिन वो लोगों की नज़रें खुद पर फील कर चुका था कि लोग उसे किस तरीके से, किस नीचे लेवल से विंग को देख रहे हैं। वुशन को पहले इस विंग के बारे में सब कुछ जानना होगा, सब कुछ, मतलब सब कुछ, और उसकी शुरुआत वो आज से ही करेगा। लेकिन अभी उसे अपने पास से बहुत स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये सोचा वो अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ चुका था। जैसे ही वो उस क्वार्टर में आया, उसने देखा, हाँ, क्वार्टर रहने लायक है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा वुशन के पास था। वुशन यहाँ की हर चीज़ को अपने उस कैसल्स की हर चीज़ से कंपेयर कर रहा था कि हाँ, हमेशा हर चीज़ वुशन की अच्छी है और ये वेल एंड क्लन वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये सोचता हुआ वुशन अपनी आइज़ को रोल करता है एंड देन एक बात लेने के लिए जाता है। वो बात लेकर जैसा ही निकलता है एंड देन वो वहाँ पर जाता है, वो देखता है वहाँ पर कुछ हांगफू हैं। हाँ, वो हांगफू सारे के सारे लिटरली पर्पल कलर में है। वुशन ने ये जैसे ही देखा, उसने एक डीप शाई किया। पर्पल कलर, इस टाइप के सारे कलर्स थे, पर्पल, लाइट पिंक, लाइट ब्लू। वुशन कभी इस टाइप के हांगफू नहीं पहनता, हमेशा उसने रेड और ब्लैक या फिर कभी कभी गोल्डन, वो भी रेड के साथ वाले कॉम्बिनेशन वाले गोल्डन, इस टाइप के सूट पहने हैं। सोचता हुआ वुशन बोलता है कि अभी उसे ये तो पहनना पड़ेगा। ये सोचता हुआ अपने उस लॉन्ग कोट को उतारता है, साइड में रखता है कि अगर वो इसको ऐसे किसी को वॉश करने के लिए नहीं देगा अपने लॉन्ग कोट को, क्योंकि अगर उसका लॉन्ग कोट वॉश हुआ तो हर कोई जान जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी काम हुआ है वो गोल्ड और डायमंड से हुआ है, तो कोई भी जान जाएगा ये लॉन्ग कोट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन वुशन, उसने अपने लॉन्ग कोट को कॉर्नर में रखा एंड उसी में से एक सूट वेयर कर लिया जो कि बिल्कुल डार्क पर्पल कलर में था। और फिर उसने पूरे रूम को देखा एंड कुछ सेकंड बेड पर बैठ गया और फिर सब कुछ प्रोसेस कर रहा था कि वो किस तरीके से अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड से, जहाँ का वो किंग था,
वो यहाँ से यहाँ पर आ गया जहाँ पर वो किसी का कॉन्क्यूपाइन है। जैसे उसके वर्ड में सबको, सारे अल्फाज को सुपीरियर समझाता है या ओमेगास को समझाता है। और सबसे बड़ी बात, उसने सोचते हुए अपने हाथों को उठाया, वहाँ से उस रेड रिबन को खोला और अपने उस माँ की तरफ देखा, अपने उस निशान की तरफ देखा जो अभी ग्लो नहीं कर रहा था। हाँ, क्योंकि लान वांगजी का जो महल है, उसका जो कैसल है, उसका जो विला है, वो इस कॉन्क्यूपाइन महल से बहुत दूर है, बहुत दूर। क्योंकि लान वांगजी किसी भी कॉन्क्यूपाइन की नज़र तक खुद पर बर्दाश्त नहीं करता, तो उसने इस कैसल को बहुत दूर रखवाया था। उसने वुशन ने अपने निशान को देखा जो भी चमक नहीं रहा था, लेकिन वुशन ने अपने उस निशान को देखा एंड उसके पास जाकर उसने एक स्निफ किया, फिर से स्निफ किया, फिर से स्निफ किया। बार बार वो अपने उस निशान पर स्निफ कर रहा था, लेकिन उससे वहाँ से कोई भी फेरामोन्स फील नहीं हो रहे थे, कोई भी नहीं। और ना वो निशान शाइन कर रहा था। वुशन ने फिर से उस निशान की तरफ देखा और बोला, मेरे मेट, क्या तुम लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड से हो? मैं क्या करूँगा अगर तुम यहाँ से हुए तो? ठीक है, तुम यहाँ से हो या वहाँ से होगे तो तुम सिर्फ मेरे मेट। मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगा, बहुत जल्द यहाँ से अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड ले जाऊँगा, जहाँ पर तुम मेरे क्वीन बनोगे। ये बोलता हुआ वो उस निशान को हल्के हल्के से टच कर रहा था। वुशन को फ़र्क नहीं पड़ता उसका मेट, उसका पार्टनर यहाँ से हो या वहाँ से हो, लेकिन होगा वो उसका पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ उसका। लगभग 15 मिनट बाद वुशन सोच लेता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा। अगर वो यहाँ से निकलेगा तभी वो इस विंग के बारे में जान पाएगा। ये सोचता हुआ वुशन वापस से उस रिबन को अपने उन हैंड्स पर टाई कर लेता है और फिर अपने उन हेयर्स की तरफ दिखता है जो कि अब थोड़े से ड्राई हो चुके थे। ऐसे तो उनमें वो बहुत सारे गोल्ड के एसेसरीज़ वगैरह लगाया करता है, अपने उस थ्रोन को पहना करता है। हाँ, जैसे ही उसे उस थ्रोन की याद आई, उसने अपने मैजिक से उस थ्रोन को वापस बुलाया एंड देन उसने अपने उस थ्रोन को देखा। हाँ, वो भी उस बड़े से शीशे, उस बड़े से मिरर के सामने खड़ा हुआ था, जो इतना बड़ा नहीं था लेकिन हाँ बड़ा था। उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने अपने हाथों में अपने उस क्राउन, उसका जो ताज था, उसे देखा, जो कि रेड कलर के स्टोन्स से कवर था। उसने अपने हेड पर एक दफ़ा लगा कर देखा और फिर खुद को उस मिरर में देखा। उसने खुद को उस मिरर में देखा और फिर कहा, हाँ वुशन, अब लग रहे हो तुम किंग एम्परर वुशन। ये सोचता हुआ वो एक डीप शाय करता है एंड देन वापस अपने मैजिक से उस क्राउन को गायब कर देता है और फिर से डीप शाय करता है एंड देन वहाँ से कुछ ब्लैक कलर का मास्क टाइप था, उसे उठा लेता है और फिर वो अपने कदमों को बढ़ा लेता है उस क्वार्टर से बाहर। वो उस क्वार्टर से बाहर जैसा ही आता है, वो उसकी नज़र सबसे पहले जिस पे पड़ती है वो था वेंशु। जैसे ही वो ये चीज़ देखता है, उसे देखा वेंशु ने भी उसी टाइप की हेयर पिन लगाई हुई है। हाँ, उसी टाइप की हेयर पिन जो एक कॉन्क्यूपाइन के पास होती है। वो समझ चुका था वेंशु भी एक अल्फा है, उसके कल्टीवेशन वाले भी वेंशु एक अल्फा है और वेंजुलियो एक ओमेगा है। तो इसका मतलब यही है, वेंशु भी यहाँ की कॉन्क्यूपाइन है। और फिर वो अपनी नजरें हर क्वार्टर की तरफ दौड़ा रहा होता है। वो देखता है यहाँ पर बहुत कॉन्क्यूपाइंस है। वेंचिंग, हाँ वेंचिंग भी यहाँ पर एक कॉन्क्यूपाइन है। जिन दुशियन भी एक कॉन्क्यूपाइन है और जियांगचेंग, हाँ वुशन जानता है उसके कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी जियांगचेंग एक अल्फा है। तो मतलब जियांगचेंग में एक कॉन्क्यूपाइन है। ये सोचकर वो अपने हेड को नो में शेक करता है कि यहाँ पर सारे क्लैन लीडर और सब लीडर के बेटे बेटी कॉन्क्यूपाइंस हैं। हाँ, वुशन के लिए भी बहुत दफ़ा ऑफर्स आए थे, लेकिन वुशन ने सबको रिजेक्ट कर दिया और वेंचिंग उसकी जनरल है, वाइस जनरल। ये सोचता वो अपने हेड को नो में शेक करता है, सबकी तरफ देख रहा होता है। वो देखता है कि किस तरीके से ये जिन दुशियन, ये वेंशु और अदर बहुत सारी कॉन्क्यूपाइन हैं, जिनमें वांग लिनजाओ भी है। ये सब उसे कितनी अजीब नज़र देख रहे हैं। वुशन इन नज़रों को जानता है। ये नज़रें चीप, लो क्लास लोगों की हैं। क्या ये लोग उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? लेकिन जहाँ तक उसे पता है,
विंग, हाँ वो किस सेक्स से बिलोंग करता है? हाँ, विंग ने तो ये बात सोची नहीं, वुशन ने ये बात सोची नहीं कि यहाँ पर हर कोई अगर सेक्स से बिलोंग कर रहा है, सारे प्रिंस प्रिंसेस हैं, तो वुशन किस सेक्स से बिलोंग कर रहा है? वुशन को ये बात जाननी होगी। ये बात वुशन के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। सोचता हुआ वुशन उस कॉन्क्यूबाइन से महल से बाहर जाने का सोचता है। वो उस कॉन्क्यूबाइन महल से बाहर जाने के लिए उस गेट की तरफ बढ़ता है तो देखता है वहाँ पर 2 बीटा सोल्जर्स थे जो वुशन को बोलते हैं, कॉन्क्यूबाइन विंग आप कहाँ जा रहे हैं? इस बात पर वुशन पहले उनकी तरफ देखता है और बोलता है, मुझे बाहर जाना है। इस बात पर वो दोनों बोलते हैं, कॉन्क्यूबाइन विंग, कॉन्क्यूबाइन का यहाँ पर इस टाइम पर बाहर जाना बहुत अच्छी तरीके से मना है। आप देख चुके हैं जो सूरज है वो डूब चुका है और अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कॉन्क्यूबाइन्स बाहर नहीं जा सकती। वुशन ये जैसे ही सुनता है उससे गुस्सा आता है। भाई वो एक अल्फा है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो इनकी पूरी आर्मी को मार सकता है। इतने एक सोल्जर है ना, जब ये कुछ कर रहे हैं इनको जान से मार सकता है। वुशन की बस सुई भी आनी काफ़ी है इन लोगों के लिए। और ये लोग मतलब सीरियसली, वुशन ये सोचता हुआ अपने हेड को 2 में शेक करता है। उसका तो दिल कर रहा था कि वो इन लोगों को इनको सबक सिखाए। उसका मैंटिकोर बहुत गुस्सा हो रहा था। वुशन ने उसे लॉक कर दिया है, लेकिन वुशन फील कर सकता है कि उसका मैंटिकोर गुस्सा हो रहा है और वो खुद को अनलॉक करना चाहता है। वो चाहता है कि वुशन उसे अनलॉक कर दे और वुशन जानता है अगर उसे तबाही क्या मचाएगा ना उसका मैंटिकोर, अगर उसने अपने उस मैंटिकोर को अनलॉक कर दिया तो। लेकिन फिर वुशन एक थोड़ा सा काम डाउन होता है और फिर बोलता है ठीक है। ये बोलता हुआ वुशन वहाँ से हट जाता है, उस महल से वापस अंदर आ जाता है। वो जैसे ही उस महल से अंदर आता है वो अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ता है। क्वार्टर के अंदर रहने के लिए नहीं, बल्कि वुशन ने वहाँ पर एक विंडो देखी थी, एक खिड़की जहाँ से वुशन कूद कर भाग सकता है। ये सोचता हुआ वुशन अपने उस क्वार्टर में आ चुका था। उसने उस विंडो की तरफ देखा तो ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही वुशन ने उसे नीचे देखा, ओह माय गॉड, ये महल बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा है और वुशन लगभग इसके बीच वाले एरिया में है। तो मतलब वुशन को यहाँ से जंप करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वुशन के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, वो अपने महल से भी काफ़ी दफ़ा ऐसे निकल चुका है। ये सोचता हुआ वुशन अपने हेड को 2 में शेक करता है और फिर वो अपने आप को एक दफ़ा मिरर में देखता है और वो अपने उस हेड की तरफ देखता है जहाँ पर वो कॉन्क्यूबाइन हेयर पिन चमक रही थी। हाँ, वुशन ने भी वो लगा लिया था क्योंकि उससे कहा गया था उसे लगाना है। और फिर वुशन अपने वापस हेड को 2 में शेक करता है और फिर हल्के से बोलता है, वुशन कहाँ फंस गए हो तुम? और फिर वो एक ब्लैक कलर का कपड़े टाइप होता है जिसे अपने बिल्कुल फेस पर कवर कर लेता है अच्छे तरीके से। और अब फिर वो एक हुडी पहन लेता है। हाँ, एक हुडी टाइप था जिससे वुशन के वो हेयर्स कवर हो चुके थे और वुशन की सिर्फ आईज नज़र आ रही थी। उसके लिप्स, उसकी नोज सब उस कपड़े से कवर हो चुका था जो ब्लैक कलर का वुशन ने बांधा था। अब वुशन उस विंडो से कूद जाता है। अभी वुशन को कोई भी दिखता तो कोई चोर ही समझता या कोई बहरूपिया जो कि लैंड क्लैन में आ गया है। लेकिन वुशन को इसकी परवाह नहीं थी, ना फ़र्क पड़ता था, क्योंकि वुशन इतना कैपेबल है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो भी आराम से। अब वुशन जैसे ही बाहर निकला उसे देखा आसपास, उसने आसपास देखा एंड देन अपने उन हांगफों को थोड़ा सा साफ़ किया क्योंकि वो इतने ऊंचाई से कूदने पर हल्की सी मिट्टी लग चुकी थी। उसने तो साफ़ किया एंड देन वो आसपास देखने लग गया। वो अपने कदम बढ़ाता हुआ आसपास चल रहा था। उसने इतना सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने वाली है। ओह माय गॉड, वुशन के पीछे कुछ सोल्जर्स पड़ चुके थे और बेचारा वुशन अभी उनसे भाग रहा था। वो चाहता वो मार सकता था, लेकिन वुशन ने सोचा किसी मासूम लोगों की जान लेना वुशन पर ज़रूरी नहीं है। वुशन वैसे भी उन लोगों को नहीं मारता जिनकी गलती नहीं होती, तो वुशन उन सोल्जर्स को नहीं मार सकता। और वैसे भी वुशन जानता है कि वुशन कैसा लग रहा है और ऐसे हुलिये में कोई भी पर्सन वुशन को देखेगा, कोई भी सोल्जर देखेगा तो वो तो वुशन के पीछे पड़ेगा ही। तो वुशन इनको जान से मारना नहीं चाहता और ना वो और ज़्यादा ब्लेंडर क्रिएट करना चाहता है। वो जानता है कि अगर उसने इनको मार दिया तो कल ये बात हर जगह फैलेगी ज़रूर कि इतने सोल्जर्स को किसी ने मार दिया है। तो वुशन उससे भाग रहा था और भागते भागते वो ना जाने लैंड क्लैन की आधी से ज़्यादा फौज को, आधी से ज़्यादा आर्मी को अपने पीछे लगा चुका था। हाँ,
लायन क्लैन की आधे से ज़्यादा आर्मी वोशन का पीछा कर रही थी। वोशन यहाँ से जाता तो ये वाले सोल्जर्स उसके पीछे पड़ जाते, वोशन वहाँ से जाता तो वो वाले सोल्जर्स उसके पीछे पड़ जाते। ऐसे करते करते वोशन भागते 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 एक एक चीज़ पर, हाँ, एक बहुत बड़ा सा कैसल था, उसकी रूफ टॉप पर चढ़ चुका था। एंड उस रूफ टॉप पर चढ़ने के बाद वो एक छोटा सा पिलर था, उसके पीछे छुप गया। बेचारे वुशन द किंग द एम्परर को छुपना पड़ रहा है, जो जो पूरी आर्मी को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो किसी ऐसे पर्सन को मारना नहीं चाहता जिसकी इन सब में कोई गलती ही नहीं है। वैसे भी इनकी भी फैमिलीज होंगी, इनका भी परिवार होगा, तो तभी वुशन ऐसा नहीं कर रहा, वरना वुशन सबको मार सकता है। ये सोचता हुआ वुशन अभी उस पिलर के पीछे छुपा हुआ था। वहीं वुशन ने देखा, जैसे ही वो इस कैसल के पास आया है, इस कैसल के ऊपर चढ़ा है, मतलब इस महल के इस रूफ टॉप के ऊपर चढ़ा है, उसके पास से कोई सोल्जर उसके पीछे ही नहीं आए। वुशन ये देख कर हैरान था, क्योंकि वुशन कहीं भी जा रहा था वो सोल्जर्स वुशन का पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई क्यों नहीं आया। वुशन हैरान था। और वुशन की वो सिल्वर आइस एक जगह पर गई, हाँ, एक जगह पर जहाँ पर शायद कोई पर्सन खड़ा था, और उस पर्सन के हाथों में तो रैबिट्स थे, बिल्कुल वाइट कलर के वो रैबिट्स थे। वुशन की नज़रें वहाँ पर अटक गई। नहीं, वुशन की नज़रें उस पर्सन की उस ब्यूटी पर नहीं अटकी थी, वुशन की नज़रें उस चीज़ पर अटकी थी कि उस पर्सन ने, उस ओमेगा ने सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स पहनी हुई है। और उस ओमेगा, हाँ, वो ओमेगा, वुशन समझ सकता था वो ओमेगा है। बॉडी स्ट्रक्चर से आराम से समझ में आया था वो एक ओमेगा है। हाँ, होगा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वुशन की नज़र अभी उस पर नहीं थी। उस पर थी कि उस पर्सन ने किस तरीके के हांगफू पहने हुए हैं, सिर्फ 2 लेयर्स, सिर्फ 2 लेयर्स। वुशन की नज़रें आसपास गई तो उसने देखा वहाँ इतने सारे अल्फा सर्वेंट हैं जो अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खड़े हुए हैं, और वो ओमेगा उन सबके साथ सामने ऐसे ही 2 लेयर में खड़ा हुआ है। वुशन जैसे ही सोचा उसे गुस्सा आया। हाँ, गुस्सा किसी और ओमेगा को इसे देखकर नहीं आया था, कोई और ओमेगा होता तो वुशन उसकी तरफ इस तरीके से देखता भी नहीं। वुशन को अजीब लगा था। जैसे ही वुशन ने उस पर्सन की तरफ देखा था, वुशन को ऐसा फील हुआ था कि उसका वो मैंटिकोर, उसका वो ओमेगा मांग रहा है। हाँ, वुशन को यही फील हुआ था कि उसका मैंटिकोर बहुत बहुत बुरी तरीके से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक ही है कि वुशन का मेट आसपास है, या वुशन को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सिर्फ 2 वजह हो सकती है, और वुशन का भी इतना गुस्सा नहीं आ रहा, और दूसरी वजह उसका मेट हो सकता है। वुशन कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपने मैंटिकोर को अनलॉक नहीं करेगा, वो ये नहीं जान पाएगा कि सामने वाला पर्सन उसका मेट है या नहीं। लेकिन उसका मैंटिकोर जिस तरीके से पागल हो रहा है, वो ही समझ सकता है कि सामने वाला पर्सन शायद उसका मेट हो सकता है। यही बात वुशन को गुस्सा दिला रही है। वो एक ट्रू ब्लड डोमिनेटिंग और एक्सट्रीमली पॉजेसिव और जेलस टाइप अल्फा है, और वो ये कैसे देख सकता है कि उसका ओमेगा 2 लेयर्स में इतने सारे अल्फाज के साथ, बिल्कुल भी नहीं। कोई और होता तो वुशन को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसका ओमेगा है, सिर्फ उसका। सोचा हुआ वुशन उसकी तरफ घूर रहा था, लिटरली में वो घूर रहा था। कोई और अगर अल्फा होता तो वो सामने उस रैबिट के साथ उस ओमेगा को देखकर उसकी ब्यूटी में, उसकी खूबसूरती में पागल हो चुका होता। लेकिन ये वुशन है जिसे खूबसूरती नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वहीं वो पर्सन जो कि अभी अपने रैबिट्स के साथ था, वो थे किंग लान वांगजी, जिनके सर पर अभी उनका वो क्राउन नहीं था, जिनके पास अभी उनका वो लॉन्ग वाइट कोट नहीं था, जिनके पास ना उनका वो रॉयल कार्डिगन था, जिनके पास ना उनकी वो रॉयल बीचिंग थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। अभी वो सिर्फ लान वांगजी थे जो रैबिट्स के साथ थे। और वो जानते हैं कि कोई भी अल्फ़ा अपनी नज़र उठाकर उनकी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि जितने भी आसपास अल्फाज हैं वो सारे वो अल्फ़ा हैं जिन्हें लान वांगजी बचपन से देखता आ रहा है, लिटरली में बचपन से देखता हुआ आ रहा है। इन सारों की एज वांगजी से बहुत ज़्यादा है, लिटरली में कुछ तो उसके फादर के एज के हैं। इस वजह से लान वांगजी इतना कंफर्टेबल है, और वो जानता है कोई भी उसकी तरफ नज़र उठाएगा नहीं,
कोई भी नहीं उठाएगा, और अगर उठाया भी तो लान वांगजी उनकी जान लेने में 1 सेकंड भी नहीं लेगा। तभी वांगजी को कुछ अलग फील हुआ। हाँ, वांगजी को ऐसा लगा कि उसे कोई घूर रहा है। होता है ना ऐसा कि अगर आपको कंटिन्यूसली कोई पर्सन घूरे, ग्लेयर करे तो आपको फील हो जाता है। वही लान वांगजी के साथ हुआ था कि उसे फील हुआ कि कोई उसे कंटिन्यूसली घूर रहा है। और वांगजी कुछ सेकंड में पहचान जाता कि आसपास उसका मेट है। अगर विंग ने अपने उस मेंटिकोर को लॉक ना किया होता, लेकिन अभी वांगजी को फील हो रहा था। वांगजी पलटा। उसे पलट कर देखा, एक सामने एक रूफ टॉप पर एक पर्सन है जो बड़ी ऊंचाई से उसे घूर रहा है, लिटरली घूर रहा है। और वहीं वुशन उसे पता नहीं था कि ये द किंग वांगजी है, द लान वांगजी है। और वहीं वांगजी ने जैसे ही उस पर्सन को खुद को घूरते हुए देखा, उसने बिना 1 सेकंड का देर किए अपने उन हांगफो में, हाँ उसे सिर्फ 2 लेयर्स पहनी थी, उसी 2 लेयर के हांगफो में से एक नाइफ, एक खंजर निकाला। नाइफ वो बहुत खूबसूरत था। आखिर वो उसका रॉयल खंजर, उसका रॉयल नाइफ जो था वो छोटा था, लेकिन ऐसा जो किसी भी पर्सन की जान सिर्फ एक बार में ले सकता है। वहीं वुशन ने जैसे ही देखा कि उस पर्सन ने पलट कर वुशन की तरफ देखा है। वुशन ने देखा उसके वो गोल्डन आइस। वुशन लगभग 2 से 3 सेकंड के लिए मेस्मराइज हुआ था, लेकिन तभी उसने देखा कि उस पर्सन ने अपने हांगफों से वो एक छोटा सा खंजर उसकी तरफ फेंका है। वुशन ने फ़ौरन से एक्शन लेते हुए उस खंजर को पकड़ लिया। वो खंजर लिटरली में बहुत तेज़ी के साथ फेंका गया था। वुशन ने उस खंजर को फ़ौरन से पकड़ लिया, और वहीं वांगजी जिसने जैसे ही देखा कि किसी ने उस खंजर को पकड़ लिया है, वांगजी शॉक था। आज तक कोई भी उसके उस खंजर के वार से बच नहीं पाया है। हाँ, उसके उस नाइफ के उस वार से कभी कोई नहीं बच पाया। वांगजी शॉक था, और तभी उसे बहुत गुस्सा आया। वो फ़ौरन से उस रूफ टॉप के ऊपर आया, अपने उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। वो अभी बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था, उस वुशन के सामने। फ़ौरन से वांगजी ने उस पर्सन की उन आइस में देखा। हाँ, उन सिल्वर आइस में, क्योंकि वुशन का बाकी पूरा फेस, उसके हेयर, सब कुछ कवर थे। और उस मून लाइट में वो 2 पर्सन आमने सामने खड़े हुए थे। वो गोल्डन आइस और सिल्वर आइस में देख रही थी। फ़ौरन से वांगजी ने अपनी बीचन को समन किया, और लगभग 2 से 3 सेकंड में उसके हाथों में उसकी वाइट प्योर जेट से बनी वो बीचन आ चुकी थी। वांगजी ने उस बयान से उस बीचन को निकाला, उसे अनसील किया, और फ़ौरन से उस पर्सन पर हमला कर दिया। और वहीं वुशन जिसने जैसे ही देखा कि सामने सुमेगा ने उस पर हमला कर दिया है, वो पीछे हो गया। और वहीं वांगजी जो बार बार वुशन को बगैर मौका दिए उस पर हमला कर रहा था। वांगजी जान चुका था, वांगजी समझ चुका था ये सामने जो पर्सन है वो एक अल्फ़ा है। और जिस तरीके से ये उसके सारे के सारे वार को डॉच कर रहा है, बच रहा है, इसे साफ साफ बताया जा सकता है कि ये कल्टीवेशन में माहिर है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को, इस अल्फ़ा को कल्टीवेशन आती है। लेकिन लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड में अल्फ़ाज को कल्टीवेशन सीखना मना है। तो इस पर्सन ने कैसे सीखी ये वांगजी ने मना किया है। और वांगजी के एंसेस्टर्स जितने भी थे सब ने मना किया था। वांगजी के फादर, उसके ग्रैंडफादर सब ने मना किया था कि अल्फाज कल्टीवेशन नहीं सीख सकते। तो फिर इसने कैसे सीखी? और लेकिन ये देखकर साफ साफ बताया जा सकता है कि ये पर्सन वांगजी की टक्कर का है, बिल्कुल नेक टू नेक है। और फिर वांगजी ने एक और हमला किया, और इस दफ़ा वुशन ने उस हमले से दूर हटने या उसे डॉच करने के बजाय वांगजी के उन हैंड्स को पकड़ लिया, और वांगजी बिल्कुल शॉक। और वहीं वुशन ने फ़ौरन से वांगजी के उन हैंड्स को ट्विस्ट किया, और फिर वांगजी की तलवार उसी की नेक पे थी। अभी कुछ यूँ था कि वांगजी ने अपनी तलवार अपनी उस बीचन को पकड़ा हुआ था। वांगजी ने अपनी उस बीचन को पकड़ा हुआ था, और वांगजी के उस हाथ को वुशन ने पकड़ा हुआ था। और अभी वांगजी की बैक वुशन की उस चेस्ट से हिट हो रही थी, और वहीं वांगजी जिसके गले पर उसकी वो तलवार थी।
और वांग जी की बैग उस अल्फ़ा के चेस्ट से। जैसे ही वांग जी को ये महसूस हुआ, पहले तो उसे 2 लेयर्स पहनी हुई है, कोई अल्फ़ा उसे देख रहा है और उसके इतना क्लोज। वांग जी बहुत शॉक था, बिल्कुल शॉक। वांग जी ने जब से अपने होश को संभाला है, जब से वो अपने कॉन्शियस में आया है, वह एक बात जानता है, अल्फाज तो दूर की बात है, कोई ओमेगा भी उसके इतना करीब नहीं आया। उसकी मॉम, उसके डैड, उसके भाई, क्योंकि सब लोग जानते थे वो होने वाला किंग है और किंग के इतना करीब आना मना है। और ये पर्सन को एक अल्फा होकर वांग जी बिल्कुल शॉक था, बिल्कुल। वो मूनलाइट उन दोनों में बढ़ रही थी और वहीं वांग जी बिल्कुल स्टेप था। कुछ सेकंड के लिए वो बिल्कुल स्टेप हो चुका था और वहीं वुशन, जिससे ये करने के बाद ना जाने अलग सी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। वुशन ने सोचा कि अगर ये उसका मेट होगा तो इसकी भी फ्रेगरेंस, इसके फेरामोन्स सैंडलवुड के होंगे। एक्चुअली वांग जी ने अभी सैंड ब्लॉकर्स का यूज़ किया हुआ था, क्योंकि जो भी हो वो उन अल्फाज के बीच में था, तो वो हमेशा सैंड ब्लॉकर्स यूज़ करता है। और वहीं वुशन जिसने सोचा कि अगर वो ज़्यादा करीब से स्निफ करे तो ये सैंड ब्लॉकर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर इसकी फ्रेगरेंस सैंडलवुड की हुई तो कंफर्म है यही इसका मेट है। ये सोचा हुआ वुशन ने स्निफ करता ही कि उसे अपने आसपास से उन सोल्जर्स की आवाज़ आने लग गई। हाँ, कैसल में कोई बहरूपी आया है। वुशन ने जैसे ही सुना उसकी आइज़ नैरो हो चुकी थी। और वहीं वांग जी को जैसे ही समझ में आया ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो कोई हमला करता कि उसे अपने कानों में एक डीप वॉइस सुनाई दी, लिटरली में एक बहुत डीप वॉइस। नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने तुम्हें इस तरीके के इन हांगफू में देखा ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा लिटिल ओमेगा। ये बोलता हुआ वुशन वहाँ से निकल चुका था। वुशन फ़ौरन से वहाँ से भागा और वहीं वांग जी जो फ़ौरन से पीछे की तरफ पलटा, उसने अपने उस बीचिंग का एक और हमला वुशन की तरफ गया। वुशन जो अभी वहाँ से जाने ही वाला था, उसे अचानक से अपने हैंड्स पर किसी कट का एहसास हुआ। उसने पीछे की तरफ पलट कर देखा और जिस तरीके से जितनी रिफ्लेक्स में वांग जी ने अपनी उस बीचन से वुशन पर हमला किया था, तो उसका जो ऊपर का कार्डिगन था, हाँ, उसके सर से वो कार्डिगन हट चुका था। उसके फेस पर वो मास्क था, लेकिन उसके वो लॉन्ग हेयर्स जो हवा की वजह से फ्लोट कर रहे थे, हाँ, वो हवा की वजह से उसके वो लॉन्ग हेयर्स उड़ रहे थे, वुशन के वो लॉन्ग हेयर्स। वांग जी तो एक पल को बिल्कुल शॉक हो चुका था उन लॉन्ग हेयर्स को देखकर और उन सिल्वर आइज को देखकर। वांग जी के दिल में एक पर्सन तो क्यूरियोसिटी थी कि आखिर इस मास्क के पीछे कौन होगा। लेकिन वांग जी ने देखा उस पर्सन के हाथ पर कट लग चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ से चला गया। लेकिन वांग जी की नज़र उस हेयर पिन पर जा चुकी थी। उस हेयर पिन पर वांग जी बहुत अच्छे से जानता है ये हेयर पिन कॉन्क्यूपाइंस की होती है। तो क्या मतलब है वांग जी के किसी कॉन्क्यूपाइन में से एक था? हाँ, क्योंकि ये हेयर पिन सिर्फ कॉन्क्यूपाइन के पास होती है जो इस पर्सन के हेयर्स में लगी हुई है। वांग जी ने जैसे ही ये देखा, उसने एक स्मृक किया। लिटरली वो कम्प्लीटली एक स्मृक था। लेकिन वांग जी की आंखें एक पल में गुस्से से शाइन कर रही थी। उसका वो थंडर बर्ड गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसकी आइज़, वो गोल्डन आइज़ शाइन कर रही थी, क्योंकि उसके थंडर बर्ड को गुस्सा था कि उसके मेट के अलावा किसी ने कैसे उसे टच कर लिया। वही वांग जी जो गुस्से में अपने उस रूम में आया। वो रूम बहुत बड़ा था और हर चीज़ उसे कवर था, हर चीज़ थी वहाँ पर। वांग जी ने अपनी उस बीचिंग को साइड में फेंका, लिटरली उसने फेंका था और उसको आंखों में बहुत गुस्सा था। वो गोल्डन आइज गुस्से से लाल थी। उसने अपने उन हाथों से सामने इतने सारे ग्लास, इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें थी, उसने उसको फेंका, बहुत तेज़ फेंका। और फिर उसने अपने उस बीचन को उठाया एंड हर तरफ अपने उस बेड पर, अपने उन मिरर्स पर बार स्टेप करने लग गया। उसने अपने हाथों से उस मिरर पे बहुत तेज़ मारा, जिससे वो पूरा का पूरा मिरर टूट चुका था। वो चिल्ला रहा था, उसने कहा नहीं, कैसे कोई कर सकता है, कैसे कोई मुझसे बच सकता है, कैसे? वांग जी नहीं जानता वो गुस्सा क्यों है। गुस्सा क्या इस वजह से है कि वांग जी एक पल को उसमें इंटरेस्टेड हो चुका था।
गुस्सा इस बात से है कि उस पर्सन ने उसे टच किया, या गुस्सा इस बात से कि वांग जी ने प्रोड्यूस नहीं किया, गुस्सा इस बात से है कि वो पर्सन वांग जी से अच्छा है, गुस्सा इस बात से है कि उसने एक अल्फा होने के बाद भी कल्टीवेशन सीखी, या फिर गुस्सा इस बात से है कि वांग जी ने उस टच को एंजॉय किया, या गुस्सा इस बात से है कि वांग जी एक डोमिनेटिंग ओमेगा होने के बाद भी उस पर्सन की आवाज़ से गूज़बम्स फील कर रहा था। किस बात से है गुस्सा? वांग जी किस बात से है गुस्सा? किस बात से? वो किंग है और उसने सिर्फ एक कॉन्क्यूपाइन होकर ऐसे किया, सिर्फ एक कॉन्क्यूपाइन होकर। ये सोचता हुआ वांग जी बहुत गुस्सा कर रहा था। लिटरली में उसका वो रूम बहुत ज़्यादा तहस नहस हो चुका था। वांग जी ने वहाँ की हर चीज़ को, वहाँ के कर्टन्स को, वहाँ के बेड को, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी सबको तोड़ दिया था, सब कुछ तोड़ दिया था। और उसके चिल्लाने की आवाज़ें, उसके ग्रॉल करने की आवाज़ें, उसके सब सामानों को तोड़ने की आवाज़ें उसके क्वार्टर से बाहर भी सुनी जा सकती थी। और हर शख्स शक था कि उनके किंग गुस्सा कर रहे हैं, यानी जिस पर्सन की वजह से ये सब कुछ हुआ है उस पर्सन की खैर नहीं है। वांग जी उसके साथ क्या करेगा, वो पर्सन इसके लिए तैयार रहे। और वहीं दूसरी तरफ वुशन, जो जैसे ही उसे सुना था कि कुछ पर्सन उसकी तरफ आ रहे हैं, उस टाइम पर वुशन वहाँ से भागा था। उसने देखा कि उस ओमेगा ने वुशन पर वार कर दिया है। वुशन ने पीछे पलट कर देखा तो वो ओमेगा बहुत ज़्यादा गुस्से वाली आइस उसकी तरफ दिखा था, लेकिन कुछ सेकंड का उन आइस में कुछ और तो था। वुशन चेक करना चाहता था कि उसका मेट है या नहीं। वुशन ने उस पर्सन का फेस तो देखा था, हाँ अच्छा था, क्योंकि वुशन इतने गौर से नहीं देखा था। लेकिन वुशन उसे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद आई थी वो थी वो गोल्डन आइस, किसी क्रिस्टल की तरह वो गोल्डन आइस बहुत ब्यूटीफुल थी। वुशन कुछ सेकंड और देखता, लेकिन इससे पहले उसे वहाँ से भागना था तो वो वहाँ से भाग गया। वुशन नहीं जानता कि जिस पर्सन से वो भिड़ कर आया है वो किंग लान वांग जी हैं। और अभी वुशन वापस से भागकर अपने उन रूम में आ चुका था, अपने उस क्वार्टर में आ चुका था। उसने अपने फेस से उस मास्क को हटाया और फिर उसने अपने हाथों से उस हेयर पिन को निकाला, और जिससे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लिटरली वो कॉन्क्यूपाइंस की हेयर पिन थी। वुशन जो अपने सर पर उस क्राउन को, उस ताज को लगाता है, वो अपने सर पर इस खटिया कॉन्क्यूपाइन पिन को लगा रहा है। ये सोचा हुआ वुशन बहुत गुस्सा कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसका क्राउन उसकी शान है, उसका क्राउन बताता है कि वो एक किंग है, और ये एक पिन, ये कॉन्क्यूपाइन पिन। वुशन बहुत गुस्सा कर रहा था। उसने बहुत ज़ोर से उस कॉन्क्यूपाइन पिन को फेंका, लेकिन लकीली वो कॉन्क्यूपाइन पिन टूटी नहीं थी, क्योंकि वुशन उसे तोड़ना नहीं चाहता। एक और मुसीबत अपने सर पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता है। और फिर वुशन ने अपने उस कट की तरफ देखा, जिसे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। हल्की सी, बहुत लाइट स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल आ चुकी थी। ये सब करते हुए वुशन को बहुत रात हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं सुबह से होने वाले इतनी सारी चीज़ों से, उस विंग का मरना, उसके उस रॉर का उस पेंडेंट में चेंज होना, अपनी इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करना, उसके मैंटिकोर को लॉक करना, बहुत ज़्यादा हो चुका था वुशन के लिए, बहुत ज़्यादा। तो उसे ज़्यादा ना कुछ करते हुए फ़ौरन से उस बेड पर गया और फिर अपनी आंखों को बंद कर लिया। वुशन तो सो चुका था, हाँ वुशन सो चुका था अपने पीछे उस पर्सन की नींदों को उड़ाकर। वो लान वांग जी था, जो कि लगभग आधी रात तक अपने उस क्वार्टर में टहल रहा था। कभी गार्डन में जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, गुस्से के मारे। उसे गुस्सा था, क्या था वो नहीं जानता, लेकिन वो बार बार उसी कॉन्क्यूपाइन के बारे में सोचे जा रहा है। उसकी वो आँखें, उसकी वो डीप वॉइस, उसका क्लोज होना, उसका टच, सब कुछ वांग जी लग रहा है पागल हो रहा है, अपनी सोचों से नहीं निकाल पा रहा इस पर्सन को। और शायद वांग जी भूल चुका है, या उसे पता नहीं कि किसी पर्सन से मोहब्बत करने का पहला रास्ता, पहली सीढ़ी ही उसके बारे में सोचना होता है। और वांग जी वो कर रहा है, भले से गुस्से की वजह से, भले से नफ़रत की वजह से, लेकिन वो कर रहा है। और लगभग ये रात वांग जी सोचता ही रहता है। अब लगभग 1 हफ़्ता हो चुका था उस हादसे को हुए लगभग 1 हफ़्ता हो चुका था।
और वहीं हमारा वांग जी जो अपनी सोचों से, अपने दिमाग से, अपने माइंड से उस पर्सन को, उस कॉन्क्यूपाइन को निकाल ही नहीं पा रहा था। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था कि कैसे कोई पर्सन ऐसा कर सकता है। वो उस पर्सन से गुस्सा था, खुद से गुस्सा था, वो नहीं जानता, बस वो गुस्सा है और वो सोचे जा रहा है। और तभी उसने एक फ़ैसला किया कि अगर वो एक कॉन्क्यूपाइन है तो वांग जी ढूंढेगा उसे। वांग जी उन सिल्वर आइज़ को कहीं भी पहचान सकता है। तो वांग जी ने वो किया जो उसने पिछले पूरे 5 सालों में नहीं किया था। 5 साल से लगभग ये सारी कॉन्क्यूपाइंस हैं। वांग जी ने एक नज़र उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन आज उसने अपने ब्रदर को बुलाया, लैंसे चैन को। वो अभी अपने उस कैसल में था, अपने उस मॉर्निंग कोर्ट में जाने के लिए रेडी हो रहा था। और फिर फ़ौरन से उसके डोर पर नॉक हुआ और लैंसे चैन हाजिर थे। लैंसे चैन ने वांग जी को बिल्कुल कम्प्लीटली बो किया। भले से वो उससे बड़े हैं, लेकिन उसके सामने जो पर्सन है वो किंग है। हाँ, वो किंग है और कहीं ना कहीं लैंसे चैन भी थोड़ा अपने इस ब्रदर से डरते हैं। उसका ऑरा ही इतना ख़तरनाक है। और वैसे भी वांग जी ने कभी ब्रदर की तरह लैंसे चैन को ट्रीट ही नहीं किया, या बोले तो उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, कभी नहीं मिला। वांग जी जब से एक ओमेगा हुआ था तब से उसके सर पर उस क्राउन, उस ताज का, उस थ्रोन को संभालने का भार था, बोझ था, तो कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी लैंसे चैन एक अल्फ़ा थे, एक अल्फ़ा जिसकी औकात ही क्या है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। और वहीं लान वांग जी की वो गोल्डन आइज़ जैसे ही लैंसे चैन पर पड़ी, उन्होंने कहा ठीक है। ये बोलते हुए वो अपने कदमों को बढ़ाते हुए लैंसे चैन के पास आ चुके थे। लैंसे चैन सीधे खड़े हुए, उनकी नज़रें नीचे थी। तभी लान वांग जी ने लैंसे चैन की तरफ देखा और कहा, आज शाम में कॉन्क्यूपाइंस मीटिंग होगी। मैं सारे कॉन्क्यूपाइंस को एक जगह बताता हूँ। मैं आज कॉन्क्यूपाइन महल में आऊँगा। ये बोलता हुआ लान वांग जी लैंसे चैन को क्रॉस करके जा चुका था। और वहीं लैंसे चैन जिनकी आंखें शौक से बड़ी हो चुकी थी। 5 साल बाद ये कॉन्क्यूपाइन मीटिंग होने वाली है। हाँ, उनके फादर भी, उनके पास भी बहुत कॉन्क्यूपाइंस थी, लेकिन वो भी बहुत कम कॉन्क्यूपाइन के पास देखा जाते थे, बहुत कम कॉन्क्यूपाइंस को देखते थे, लेकिन जाते थे उनके पास, बहुत दफ़ा जाया करते थे। और वहीं वो कॉन्क्यूपाइन मीटिंग, हाँ, जो कि लगभग हर मंथ हुआ करती है, हर महीने हुआ करती है। और वांग जी कभी नहीं गया उसमें, कभी भी नहीं गया। इस वजह से लोगों के कहीं ना कहीं माइंड जब भी निकल चुका था। और वहीं आज वांग जी जो किसी कॉन्क्यूपाइन की तरफ देखता नहीं है, उन्हें पता नहीं किस नज़र देखता है, वो आज उनसे मिलने की बात कर रहा है। तो लैंसे चैन को बहुत सारे काम है, लिटरली में बहुत सारे काम है। सोचते हुए लैंसे चैन जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए फ़ौरन से उस कॉन्क्यूपाइन महल में आते हैं, उस कैसल में आते हैं और सबको बताते हैं कि सबको फ़ौरन से रेडी होना होगा। आज एम्परर लान वांग जी खुद आएंगे और आज कॉन्क्यूपाइन मीटिंग है। जैसे ही सारी कॉन्क्यूपाइन ये सुनती हैं, वो फ़ौरन से रेडी होना स्टार्ट हो जाती हैं। फ़ौरन से वो बार हर चीज़, अपने मेकअप को करना, अपने ज्वेलरीज को चेक करना, सब कुछ कर रही थी। और वही हमारा वुशन जो अपनी मेडिटेशन में लीन था। इतनी सारी उसकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, तो वो मेडिटेशन में लीन था। उस दिन के बाद से वुशन बहुत दफ़ा बाहर निकला है और उसे पता चला है कि ये वाला वुशन, हाँ, मतलब इस कल्टीवेशन का लैन वींग जो था, वो एक छोटे से सेक्ट जिसका नाम शायद वे सेक्ट था, वहाँ से बिलोंग किया करता था, जहाँ पर उसकी मदर फादर की डेथ के बाद उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बची। और वही विंग जिसे दुश्मनों से बचाने के लिए उसके मदर और फादर ने उसे यहाँ पर से कॉन्क्यूपाइन छोड़ दिया। उसके बाद उनके सेक्ट का नामो निशान नहीं बचा, वो सेक्ट कल्टीवेशन वर्ल्ड से जा चुका है। तभी ये विंग यहाँ पर बहुत बुली हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लोग उसे बुली किया करते थे। और ये कॉन्क्यूपाइन उसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया करती, ना जाने क्या क्या बोला करती हैं। वुशन को तो बहुत गुस्सा था, उसका बस तो चलता ही सब कुछ जान से मार देता। लेकिन अभी वुशन को अपनी मेडिटेशन करनी पड़ेगी। इस वजह से उस दिन के बाद बस वो 2 दिन अपने रूम से बाहर निकला। उसके बाद पूरे बाकी के 5 दिन वो अपनी उस मेडिटेशन में लीन था। मेडिटेट करता, अपने पावर्स को इन्हेंस करता, अपनी
प्रैक्टिस करता अपने ही रूम में, बस कुछ खाता, फ्रेश होता, वापस सो जाया करता, क्योंकि वुशन इन सब चीज़ों में ही बहुत थक जाया करता था। आधी रात से ज़्यादा वो प्रैक्टिस तो किया करता था। लेकिन वुशन ये बात भी जानता है कि वो विंग जिस तरीके से मरा है, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई बुली करने वाले का काम नहीं है। उस घने अंधेरे जंगल में आना, हाँ, जंगल में आना मतलब वुशन इतना तो समझ चुका है कि विंग के मरने के पीछे इतना कम राज तो नहीं है, कुछ तो है, कुछ ऐसा जो वुशन को जानना होगा कि उस विंग को क्यों मारा गया, उसके पीछे वो सोल्जर्स क्यों थे और वो सोल्जर्स कौन थे इन सब चीज़ों के पीछे, आखिर है कौन, उसका मेट कौन है, और वुशन यहाँ से कैसे जा सकता है। बहुत सारे सवाल थे वुशन के पास, लेकिन जवाब एक भी नहीं। और तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वो बाहर जाकर देखता है तो एक कॉन्क्यूबाइन थी, हाँ, वो कॉन्क्यूबाइन जिन मिंग ही। वुशन ने उसकी तरफ देखा और उसने अपनी आइज़ को रोल किया और कहा, तुम क्या कहीं के अनोखे इंसान हो? तुमने देखा नहीं यहाँ पर प्रिंस लैंसचेन आए हैं? तुम्हें आई थिंक बाहर आना चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये गंदी नाली के कीड़े आ जाते हैं। ये बोलते हुए वो वहाँ से जा चुकी थी और जैसे ही वुशन ने सुना गंदी नाली के कीड़े, इसकी लैंग्वेज, इसकी ज़ुबान, इसकी किस तरीके से बोल रही है ये, क्या इसे पता नहीं है कि किस तरीके से बात की जाती है? वुशन को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बोलता, कुछ करता, तभी उन्हें लैंसचेन की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, वुशन यहाँ पर आइए। वुशन उसकी तरफ एक ग्लेयर करता है और सोचता है, बस एक कुछ टाइम सवाल करो तुम। क्या नाम था तुम्हारा? जिंग मिंगी। तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और किस नाली का कीड़ा हूँ। ये बोलता हुआ अपने आप से ही वो आगे बढ़ चुका था, लेकिन वुशन जो सोचता है वो करता ज़रूर है, जिन मिंगी। और ये सोचता हुआ वुशन अपने कदमों को बढ़ाता हुआ लैंसचेन के पास जाता है। लैंसचेन उसे बताते हैं कि आज यहाँ पर एम्परर खुद आएंगे, एम्परर लान वांग जी। जैसे ही वुशन सुनता है लान वांग जी, लान, लेकिन जितना वुशन जानता है लैंसचेन का तो कोई ब्रदर नहीं था ना। हाँ, फिर वो कुछ सोचता है। लैंसचेन तो पूछता है, लैंसचेन नहीं प्रिंस, वो आपका आई थिंक ब्रदर है। इस बात पर लैंसचेन की तरफ देखते हैं। हाँ, ये जो सब जानते हैं ना कि लान वांग जी लैंसचेन से छोटा है, तो इस बात पर लैंसचेन बोलते हैं, वुशन तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। हाँ, प्रिंस मतलब किंग जो है वो मुझसे छोटे हैं। इस बात पर वुशन बोलते हैं, अच्छा। सोचता हुआ वुशन भी अपने रूम में चला जाता है और वो बहुत एक्साइटेड था। नहीं, अपने ओमेगा के बिल्कुल नहीं। वो इस पूरे के पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के किंग से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि आखिर कौन है वो पर्सन जो इसको रूल करता है। वुशन जैसे अपने वर्ल्ड को रूल करता है, इस वर्ल्ड को कौन रूल करता है? सोचता हुआ वुशन बहुत स्माइल कर रहा था। आखिर वो उस पर्सन को मार देगा जान से। हाँ, और फिर ये वर्ल्ड भी उसका, और फिर यहाँ पर हर एक को बताएगा और इनको सबसे पहले रहने का तरीका बताएगा। वो ओमेगा किस तरीके से रह रहा था, लिटरली सिर्फ 2 हांगफू के लेयर में, वो भी इतने सारे अल्फाज के साथ। यहाँ के ओमेगास को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है किस तरीके से उनकी लैंग्वेज है। सोचता हुआ वुशन उस बेड पर बैठ चुका था और फिर वो अपने उस वार्डरोब की तरफ गया। हाँ, लगभग 5 बज चुका था। वुशन जैसे ही उस वार्डरोब की तरफ गया, उसने देखा, हाँ, सारे क्लोज, हाँ, क्योंकि कुछ न्यू क्लोज भी कॉन्क्यूबाइंस को दिए जाते हैं वीक के एंड में। उसने देखा कि सारे क्लोज चमक धमक वाले, मतलब इस टाइप के थे कि उसे लिटरली किसी को इम्प्रेस करना है क्या। सोचता हुआ वुशन अपने हेड को नो में शेक करता है। लिटरली ऐसे क्लोज ओमेगास पहना करते हैं ना। वुशन को बहुत गुस्सा आया। यक। वुशन ने सबसे पहले जो सोचा था वो था यक। फिर उसने फ़ौरन से आसपास देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने क्वार्टर से बाहर आया। वो अपने क्वार्टर से जैसे ही बाहर आया, वो तो बस शॉक था, लिटरली में शॉक। लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पर किंग आने वाले हैं। तैयारी लग रहा है किसी की मैरिज हो रही है। लिटरली में क्या किसी की मैरिज हो रही है? वुशन को ऐसा ही लग रहा था। वो सारे कॉन्क्यूबाइन अल्फास किसी ब्राइड की तरह रेडी हुए थे, लिटरली में ब्राइड की तरह। वो सारे ग्रूम है यार,
ये सोचता हुआ वुशन अपने हेड को नो में शेक करता है। इतने मेकअप, इतनी ज्वेलरी, इतने इतने ज़्यादा चमक धमक वाले, हाँ, और इतने ज़्यादा रिवीलिंग। लिटरली मैं हांगफू वुशन तो सोच रहा था कि यार ये वाकई में अल्फाज हैं। हाँ, एक तो उनकी लैंग्वेज इतनी ख़राब है, ऊपर से ये अल्फाज हैं। ना कोई बॉडी, ना कोई शॉर्ट प्रैक्टिस, क्या अल्फाज ऐसे ही होते हैं। हाँ, ओमेगा से वो इम्प्रेस है। कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ ओमेगास जो हैं वो फाइटिंग में उनकी स्किल्स बहुत बहुत अच्छी है। वुशन ने नहीं सोचा कि वो जब अपने वर्ल्ड में जाएगा तो वो भी ओमेगास को कहेगा कि वो भी कल्टिवेशन सीखें। ये तो वुशन सोच चुका था, क्योंकि उसने देखा है यहाँ पर ओमेगास की आर्मी है कंप्लीट, और वो कितनी कितनी स्किल्ड है। वुशन काफ़ी टाइम से ये नोट कर चुका है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज, ये इन अल्फाज ओमेगास की लैंग्वेज और इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। लिटरली में वुशन को बहुत गुस्सा आता है इस बात पे, बट अभी वो कुछ कर नहीं सकता। कहने को सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं रहा है। और फिर वो लैंसचन की तरफ गया जो कि तैयारियाँ करवा रहे थे, ये करो, ये बनाओ, ये करो, बस सिर्फ यही चल रहा था। जैसे ही लैंसचन ने वुशन को देखा, उन्होंने कहा, वुशन आप अभी तक तैयार नहीं हुए? क्योंकि वुशन अभी बिल्कुल सिंपल क्लोज में था। इस बार पर वुशन ने अपने हेड को थोड़ा सा नो में शेक किया, बोला, एक्चुअली प्रिंस, मुझे कुछ एप्रोप्रिएट क्लोथ्स नहीं मिल रहे। इस बात पर लैंसन ने बोला, हाँ लेकिन मैंने भिजवाए तो थे, क्या आपको नहीं मिले? इस बात पर वुशन ने कहा, एक्चुअली कि मुझे वो सारे क्लोथ्स नहीं चाहिए प्रिंस लैंसन। एक्चुअली मुझे कुछ सिंपल क्लॉथ्स चाहिए, थोड़े बड़े हों, सिंपल हों और एलिगेंट। एक्चुअली आप वो सारे क्लॉथ्स हटवा लीजिए। वुशन को लग रहा था उसे अपनी लाइफ टाइम में ये बात बोली है। इतनी लंबी बात थी। वुशन हाँ उससे ज़्यादा बोलने वाला पर्सन नहीं है, लेकिन उसे बोलना पड़ेगा बिकॉज वो इस टाइप की क्लोथ्स बिल्कुल नहीं पहन सकता। ऐसा ही लैंसन ने सुना, उन्होंने अपने आईब्रो को रेस किया, अपने हेड को नो में शेक किया, क्योंकि विंग बहुत बदल चुका है। विंग पहले ऐसा नहीं था, उसे जो मिलेगा चुप से वो पहन लिया करता था। लेकिन ये विंग, इसके जो नखरे ख़त्म नहीं होते। सोचते हुए लैंसन एक स्माइल करते हैं एंड उसको नोट करते हैं, और फिर वुशन अपने क्वार्टर में चला जाता है। और लगभग कुछ टाइम के बाद वुशन के पास कुछ एप्रोप्रिएट क्लोथ आ चुके थे। वुशन ने बताया था कि उसे क्लोथ रेड और ब्लैक में मिले तो अच्छा होगा, इसीलिए वुशन के पास कुछ क्लोथ्स आ चुके थे। और वो सारे क्लोथ्स वुशन ने फ़ौरन से दे दिए थे कि भाई इसे ले जाओ, क्योंकि वुशन को उन सबको देखकर लिटरली में ऐसा फील हो रहा था कि वो वॉमिट कर देगा। हाँ, वो उन सब पे वॉमिट कर देगा। और अभी वुशन ने उन सारे क्लोथ्स की तरफ देखा जो कि ठीक थे, ना अच्छे ना बुरे, बस ठीक थे। वुशन की नज़र अपने उस लॉन्ग कोट पर गई जिसे उसने कॉर्नर में रखा हुआ था। हाँ, वुशन ने खुद ही उसे वॉश किया था। आज से पहले कभी वुशन ने कुछ वॉश नहीं किया, लेकिन उसे अपने उस लॉन्ग कोट को वॉश करना पड़ेगा बिकॉज ये रॉयल है। ये रॉयल लोगों का है जो कि सिर्फ किंग्स के लिए होता है, और वुशन किसी और को हाथ लगाने नहीं दे सकता। यहाँ के लोग वैसे ही दिमाग से पैदल हैं। सोचता हुआ वुशन सबसे पहले उसमें से एक बिल्कुल ब्लैक कलर का रोब देखता है, जिसे लगता है कि नहीं, आज के लिए नहीं। सोचता हुआ वह एक रेड कलर का रोब लेता है जो कि हाँ अच्छा था, हल्के हल्के कुछ स्टोन्स थे उस पर और अच्छा लग रहा था। सोचते हुए वुशन उस हांगफू को वेयर कर लेता है, जो सिंपल थे, बहुत सिंपल थे, सिल्क के थे और एलिगेंट थे। और फिर जैसे ही वुशन ने उसे वेयर किया, उसने अपने आप को मिरर में देखा। हाँ, वुशन उसमें बहुत हैंडसम लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एलिगेंट, फैंटास्टिक। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसके सामने अपनी जान तक दे सकता है, बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन वुशन को उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं था उस कपड़ों में। वुशन एक्चुअली बहुत सेल्फ ऑब्सेसिव पर्सन है, तो उसे खुद पर अच्छी चीज़ें ही पसंद है। लेकिन अभी ठीक है, ये एक्चुअली उन क्लोथ से तो बेहतर है। सोचता हुआ वुशन खुद को देख रहा था। उसने सोचा कि क्या वो हर कॉन्क्यूबाइन अल्फ़ा की तरह एक बन बनाए और उसमें ये लगाए, ये हेयर पिन। उसने फिर से देखा, उसे उस हेयर पिन को देखकर ही गुस्सा आ रहा था। वो किसी का कॉन्क्यूबाइन है क्या? लिटरली में वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वुशन ने वो सोचा उसे करना ही पड़ेगा। ये सोचा हुआ वो अपने उन पूरे हेयर्स को देखता है एंड देन फिर उनमें से हाफ हेयर्स को लेकर एक पोनी टेल बना लेता है। उसमें अपने उसी रेड रिबन को टाई कर लेता है। एक रेड रिबन उसके हैंड्स पर था और एक रेड रिबन उसके उन हेयर्स में। और फिर उसने उस कॉन्क्यूबाइन हेयर पिन को देखा। ना करते ही बट उसने लगा ही ली उस हेयर पिन को।
और फिर उसने खुद को मिरर में देखा। हाँ, उसने किसी कॉन्क्यूपाइन की तरह वो मेकअप, वो ज्वेलरीज कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस वुशन ने एक रिंग को लिया एंड देन उसे अपने उस रिंग फिंगर में डाल लिया, जो स्टोन की बहुत ब्यूटीफुल सी रिंग थी, जो कि वुशन की उस रॉयल्टी की निशानी है जो वो अपने वे कल्टिवेशन वर्ल्ड से लाया है। फिर वुशन ने कुछ सोचा एंड देन वहाँ से निकल चुका था। और बाहर आया, फिर से उसे वही अल्फाज देखने को मिले। वुशन ने अपने आइज़ को रोल किया एंड देन अपनी कदमों को बढ़ा दिया। हर कोई बस वुशन की तरफ देख रहा था। उसे कुछ किया नहीं था, लेकिन वो हैंडसम लग रहा था बहुत ज़्यादा। हर अल्फा और ओमेगा की नज़र सिर्फ और सिर्फ वुशन पर थी, सिर्फ वुशन पर। आज किंग आने वाले हैं, लगभग 15 से 20 मिनट में किंग आ भी जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ओमेगास भी हैं जो कि किंग की सेफ्टी करेंगे। वुशन ने सब कुछ देखा, अपनी आइज़ को रोल किया एंड देन वो जाकर उस चेयर पर बैठ चुका था। और वहीं वांग जी, जो हमेशा की तरह अपने उस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने कदमों को बढ़ाता हुआ उस कॉन्क्यूपाइन महल की तरफ बढ़ रहा था और अपने माइंड में बार बार सोच रहा था कि उस कॉन्क्यूपाइन को तो देख लेगा और उसे सबक सिखाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने टेम्परल लॉन वांग जी को टच करने की कोशिश की है। अब वांग जी उसे बताएगा कि इस लैंड कल्टिवेशन का एम्परर क्या क्या कर सकता है, क्या सोचता हुआ वांग जी अपने कदमों को बढ़ा रहा था। उसे उस हल्के से लाइट ब्लू कलर के उन हांगफो का वेयर किया हुआ था, जिसपे उसका बिल्कुल वो वाइट कलर का क्राउन, जिसमें वो गोल्डन स्टोन्स लगे हुए थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसके वो हेयर जो कि बिल्कुल खुले हुए थे, कम्प्लीटली खुले हुए थे, और वो उसकी पैक से नीचे तक आ रहे थे। उसकी वो गोल्डन आई जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ऊपर से गुस्से की वजह से उसके वो जो दोनों चीक्स थे और उसकी नोज़ वो बिल्कुल रेड हो रही थी। उसके वो लाइट ब्लू कलर के हांगफू और उसकी स्लीव्स पर वो गोल्ड से जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो भी देखने लायक थी। उसके हाथों में उसके जो वो बीचिंग थी, जो जेड की बनी हुई थी, उसकी वो बीचन सिर्फ और सिर्फ उसकी रॉयल्टी बता रही थी। और वांग जी उस कॉन्क्यूपाइन अल्फ़ा को सबक सिखाने के लिए अपने कदम बढ़ा रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आवाज़ से समझ चुके होंगे कि कोल्ड हो चुका है, बहुत ख़राब वाला। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कर दो। बाय द वे, टेक केयर एंड बाय बाय।